ये 14 महीनों से जारी एक ऐसी जंग थी जिसमें 50,000 से ज़ायद मुसलमान शहीद हो गए, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे। लोगों के घर बर्बाद कर दिए गए, मलिया मेट कर दिए गए, लाखों लोग बेघर हो गए, पूरे का पूरा गजा एक खंडर बन गया। जी हाँ, ये हमास और इजराइल के दरमियान जारी जंग जो 14 महीने से ज़ायद जारी रही, लेकिन अब एक अमन मुआहदे की तरफ बढ़ रही है। Overseas now and the new demands in the ceasefire deal between Israel and Hamas. First Israeli hostages, 3 women, have just been released by Hamas. 12 hours before the ceasefire between Hamas and Israel is to go into effect. कई हफ्तों से कतर में जारी मुज़ाकरात के नतीजे में बालाखिर एक अमन मुआहदा तय पा गया। कतर के वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गो के इस अमन मुआहदे में बहुत सारी शराइत, बहुत सारी बातें अभी तय करना बाकी हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर मुजरमान की हवालगी और जंग बंदी पर अमन मुआहदा तय पा चुका है। इस अमन मुआहदे का आगाज 19 जनवरी से होगा, जिसमें इब्तदाई तौर पर हमास यरगमाल किए गए इजरायलियों को वापस करेगी और इजरायली फौजी वापस बैरक्स में चले जाएंगे और जंग बंदी का आगाज हो जाएगा। दूसरी जानब अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी इस अमन मुआहदे की तस्दीक कर दी है कि ये अमन मुआहदा कतर में कई हफ्तों से जारी मुज़ाकरात के नतीजे में तय पा चुका है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने भी कहा है कि इस जंग बंदी के नतीजे में अमन का आगाज़ होगा, यरगमालियों की रिहाई मिलेगी और फ़लस्तीनियों को खुराक और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मुहैया की जा सकेंगी। अमरीकी ओहदेदारान का ये भी कहना है कि ईरान भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है और हिज़्बुल्लाह की गिरफ्त भी कमज़ोर है, इस वजह से ये मुआहदा तय पा चुका है। इस पर बात करना तो कबल अज़ वक्त होगा कि ये मुआहदा कैसे तय पाया, इसकी पीछे क्या रीज़न्स थी, लेकिन इसके जो इब्तदाई नुकात है उन पर बात की जा सकती है। 14 माह से जारी जंग को अमन में बदलने के लिए मिस्र, अमेरिका और कतर की सालसी में ये अमन मुज़ाकरात जारी थे जो बल आखिर एक नतीजे पर पहुंच चुके हैं। अभी तक इस मुआहदे की पूरी तफसीलात सामने नहीं आ सकी, लेकिन फिर भी कुछ ओहदेदारान ने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीज़ें बताई हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि ये मुआहदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में 42 रोज़ा जंग बंदी है, जबकि दूसरे मरहले में इसराइली यरगमालियों की हवालगी है और तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ है। इन 3 मराहिल पर मुश्तमिल जंग बंदी के मुआहदे पर अमल करना या इनको पाया तकमील तक पहुँचाना कितना आसान होगा या कितना फिजिबल होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वक्त इसराइल को भी कुछ खदशात हैं और हमास के भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसराइल का कहना है उसके यरगमाली शहरी कुछ जिंदा हैं, कुछ मार दिए गए हैं, जबकि हमास को भी इस बात का खदशा है कि आने वाले वक्तों में क्या इसराइल इस मुआहदे पर अमल दरामद करेगा या नहीं करेगा। इसराइली शहरी जो यरगमाल किए गए हैं उनमें कितने जिंदा हैं, कितने मारे जा चुके हैं, इस बारे में हमास ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी, ना हमास ने इस बारे में कोई प्रेस रिलीज जारी की है। आने वाले दिनों में होने वाले मुज़ाकरात में गजा का कंट्रोल या गजा का इंतज़ाम किसके हवाले किया जाएगा, इस पर बातचीत की जाएगी। इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि गजा का कंट्रोल हमास के हवाले कर दिया जाए और दूसरी तरफ हमास भी गजा का कंट्रोल इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करने से कतई तौर पर गुरेज़ा है। कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि हो सकता है कि गजा का कंट्रोल एक अबूरी हुकूमत के हवाले कर दिया जाए जो ना कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी हो और ना इसराइल या हमास में से कोई एक हो, क्योंकि गजा की 23 लाख आबादी तकरीबन अपना शहर छोड़ के जा चुकी है या कहीं वीरानों में बैठी हुई है। हमास का ख्याल है अगर ऐसे में ये इंतज़ाम इसराइल या किसी और के हवाले कर दिया गया तो हो सकता है आने वाले वक्तों में गजा के शहरियों की वापसी नामुमकिन बन जाए या गजा की तामीर नौ में बहुत साल लग जाए। लेकिन अमन मुआहदे के तहत इजरायली फौजी चंद दिन के बाद अपने घरों को वापस जाना शुरू हो जाएंगे और गजा का इलाका खाली होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मिस्र और गजा के दरमियान रफा क्रॉसिंग भी खोल दी जाएगी ताकि जख्मियों और बीमार लोगों को इब्तदाई इमदाद दी जा सके और उन तक खुराक वगैरह पहुँचाई जा सके। जंग बंदी के दूसरे फेज में इसराइली यरगमाली जो जिंदा हैं उनको इसराइल के हवाले कर दिया जाएगा और जो मार दिए गए उनकी डेड बॉडीज इसराइल के हवाले की जाएंगी। लेकिन ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के वो लोग जो इसराइल पर हमले में मुलव्विस थे
उनको रिहा नहीं किया जाएगा। हमास ये खदशा जाहिर कर रही है कि इजराइल उन हमारे मुजाहिदीन को रिहा नहीं करेगा जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था और इजराइल के 250 से ज्यादा लोग यरगमाल बनाए गए थे। इस अमन मुआहदे का फेज 3 यानी तीसरा हिस्सा गजा की तामीर नौ से मुतल्लिक है। गजा की तामीर नौ इंतहाई मुश्किल काम हो चुका है क्योंकि गजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका, मलिया मेट हो चुका। अब वहाँ एक नया शहर तामीर करने के मुतरादिफ है, उसको तामीर नौ का नाम देना गलत था। वहाँ एक नया शहर तामीर किया जाना है और हमास को ये खदशा है कि उनको इतने फंड्स नहीं दिए जाएंगे या बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से उनको वो वसाइल नहीं मुहैया किया जाएंगे जिससे गजा का शहर आबाद किया जा सकेगा। अब ये अमन मुआहिदा कितना कारआमद हो सकता है, इस पर किस हद तक अमल किया जा सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसमें माहिरीन का ये ख्याल है कि अमन मुआहिदे के बहुत सारे नुकात पर बात करना अभी बाकी है। हमास को ये भी खदशा है कि चंद दिन पहले इजरायली ओहदेदारों की तरफ से एक ग्रेटर इसराइल का नक्शा पेश किया गया था जिसमें इजराइल को बहुत सारे अरब इलाकों पर भी काबिज शुमार किया गया था या जाहिर किया गया था। गजा की तामीर नौ के दौरान वहाँ हुकूमत किसकी होगी, कंट्रोल किसका होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर अभी बात करना बाकी है। कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि इजराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका मिलकर एक ऐसी अबूरी हुकूमत तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर तमाम फरीकैन का इत्तफाक राय हो और जिस पर लोग भी एतमाद करते हों, जिसकी निगरानी में गजा की तामीर नौ का काम शुरू किया जा सके ताकि लोग अपने घरों को जा सकें। लेकिन इजराइल के अंदर भी एक ऐसी बहस जारी है कि हो सकता है कि इजरायली वज़ीर आज़म इस अमन मुआहिदे को तस्लीम कर लें लेकिन काबीना की अप्रूवल ना हो सके। इसी तरह का एक बयान इजरायली वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच ने भी दिया है कि इस तरह का अमन मुआहिदा इजराइल के लिए तबाहकुन साबित होगा और हम इसकी कतई तौर पर हमायत नहीं करेंगे। इस तरह की बातें इजराइल के दीगर हलकों में भी गर्दिश कर रही हैं कि ये अमन मुआहिदा हमास के बिल्कुल मकासद के ऐन मुताबिक है और इजराइल की सलामती के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, इसलिए इस अमन मुआहिदे की कतई तौर पर हमायत नहीं की जा सकती। और दूसरी तरफ हमास को भी इस बात का खदशा है कि इजराइली यरगमालियों की वापसी के बाद हो सकता है इजराइल गजा पर दोबारा बमबारी शुरू कर दे और गजा की तामीर नौ का काम ना शुरू किया जा सके। और दूसरी तरफ ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट इजराइल की तरफ से आया है उस पर भी बहुत सारे अरब ममालिक ने शदीद मजम्मत का इजहार किया है कि ग्रेटर इसराइल एक ऐसा मंसूबा है जो कभी भी अमन मुआहिदे को पाया तकमील तक नहीं पहुंचने देगा। अब ये ग्रेटर इसराइल है क्या, इसके पीछे क्या मकासद हैं, ये बात भी बहुत ही काबिल गौर है। 6 जनवरी को इजराइल के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से एक नक्शा पोस्ट किया गया जिसमें फ़लस्तीन, शाम, लबनान और उर्दन के बहुत सारे इलाकों को इजराइल का हिस्सा करार दिया गया था। फ़लस्तीन, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, मिस्र और बहुत सारे दीगर अरब लीग के ममालिक ने इस नक्शे की भरपूर मजम्मत की है और इसे इजराइल का जारहाना इक़दाम करार दिया है। इजराइल का दावा है कि ये जो ममलकत इजराइल है जो इस ग्रेटर इसराइल के नक्शे में दिखाई गई है ये 3000 साल पहले कायम की गई थी, जिसके पहले 3 बादशाहों में शाह शाऊल, शाह दाऊद और शाह सुलेमान थे जिन्होंने 120 साल तक इस रियासत पर हुकूमत की थी। इस पोस्ट में यह भी दावा किया गया है 931 कबल मसीह में बहुत सारे दाखिली व खारजी मामलात की वजह से ये रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। ये 2 रियासतें कौन सी थीं? शमाल में इजराइल और जनूब में रियासत यहूदा शामिल थी। शमाली ममलकत इजराइल 209 साल बाद आशूरियों के हाथों तबाह हो चुकी थी और जनूबी रियासत यहूदा 345 साल बाद बाबल के बादशाह नब्बू के हाथों तबाह हुई थी। इजराइलियों का ख्याल है कि ये तकसीम सदियों तक ऐसे ही चलती रही और 1948 में बल आखिर ये रियासत वजूद में आई जो आज इजराइल कहलाती है। अब इस बात का तारीख से कितना ताल्लुक है या तारीख में कितनी सच्चाई है इसका जवाब तो मौरखीन ही देंगे, लेकिन हम ग्रेटर इसराइल के हवाले से बात कर रहे हैं जो इजराइल की मौजूदा हुकूमत ने दावा किया है। बहुत सारे इजराइली इसको लैंड ऑफ इजराइल या प्रॉमिस्ड लैंड का नाम भी देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से इजराइलियों के लिए मखसूस की गई है। और बहुत सारे इजराइलियों का ख्याल है कि ये हमारी सरहदें फैलती जाएंगी और बालाखिर लबनान, उर्दन से फैलती हुई सऊदी अरब तक भी पहुंच जाएंगी।
इस मौके पर प्रॉमिस्ड लैंड या ग्रेटर इसराइल या जो नक्शा इसराइल ने पेश किया उस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अमन मुआहदे की तकमील में ये एक रुकावट आएगी। जब इजरायली हुकूमत की तरफ से एक ऐसा नक्शा पेश किया जाएगा और दूसरी तरफ अमन मुआहदे पर बात की जाएगी तो हमास या फ़लस्तीनी अथॉरिटी या अरब लीग के मुमालिक इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। अब इस अमन मुआहदे पर कितना अमल किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस अमन मुआहदे की खुश आइंद बात यह है कि 14 महीनों से जारी जंग के ख़त्म होने के इम्कानात रोशन होना शुरू हो चुके हैं। उम्मीद है कि लोग अपने घरों को वापस चले जाएंगे। लाखों फ़लस्तीनी जो बेघर हो चुके हैं वो अपने घरों को जाएंगे और उन तक खुराक, दवाइयाँ और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें पहुँचना शुरू हो जाएंगी। इस अमन मुआहदे के नतीजे में 42 रोज़ा जंग बंदी, इजरायली यरगमालियों की हवालगी और तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक इस मुआहदे की तफसीलात पूरी तरह सामने नहीं आ सकी, लेकिन हम उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि ये अमन मुआहदा फ़लस्तीनियों के लिए अमन का पैगाम लेके आएगा, उनके लिए खुशहाली का बायस बनेगा।